नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वक्त हो गया है कहानी कुर्सी की। आप कहानी कुर्सी की में बात करने जा रहे हैं महाराष्ट्र की। और महाराष्ट्र क्यों? क्योंकि वहां पर कुर्सी तो तैयार है कि कोई तो आकर विराजे, लेकिन विराजेगा कौन ये पता नहीं चल पा रहा है। गजब की कश्मकश चल रही है। बात महाराष्ट्र की हो रही है। महाराष्ट्र में महाविजय के बाद से महायुति से अब तक नए मुख्यमंत्री का नाम फाइनल नहीं हो पाया है। मुख्यमंत्री के नाम पर आखिर पेच कहां फंसा हुआ है? आप ये कहेंगे कि रोज एक सी बातें कर रही है मीनाक्षी आप। हर दिन चर्चा होती है पेच फंसाए। ये कौन सा नट बोल्ट है जो ना टाइट हो पा रहा है ना लूज हो पा रहा है? क्या शिंदे नाराज चल रहे हैं? क्या शिंदे की किसी खास मंत्रालय की मांग पर ही पेच फंसा हुआ है? बहुत सारी बातें हैं, आज सारी बातें विस्तार से करेंगे। इस बीच शिंदे सतारा पहुंच गए हैं। अब उनके आसपास के लोग ये कहते हैं कि शिंदे जब सतारा पहुंचते हैं तब कोई बड़ा फैसला लेते हैं। अब इतना बड़ा फैसला तो उन्होंने 2.5 साल पहले ले लिया था। अब और इससे बड़ा क्या फैसला लेने जा रहे हैं, बात करेंगे इस पर भी। सूत्र ये कह रहे हैं कि थोड़ी देर पहले देवेंद्र फडणवीस ने शिंदे को कॉल किया। फोन पर दोनों के बीच में बातचीत हुई और फडणवीस ने शिंदे का हालचाल भी लिया। और बताया ये जा रहा है कि आज ही शिंदे सतारा से ठाणे भी लौट सकते हैं, क्योंकि मजेदार बात ये चल रही है कि वहां पर नेटवर्क भी ठीक तरीके से नहीं काम करता है। बहुत सारी बातें विस्तार से करेंगे चर्चा। 3 खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। समीर चौगांवकर जी महाराष्ट्र की रग रग पहचानते हैं, नेताओं से इनके सीधे संपर्क है, यही बताएंगे पेच कहां फंसा हुआ है। बहुत स्वागत है विजय जी आपका भी, और हर्षवर्धन जी भी हमारे साथ जुड़े हुए, बहुत स्वागत सर आपका। तो शुरुआत यहीं से कर देते हैं समीर जी, पेच कहां फंसा हुआ है और कितने पेच फंसे हुए हैं? नेटवर्क वहां ठीक नहीं आता इसलिए सतारा से निकल के ठाणे लौट रहे हैं या कोई और वजह हो गई? देखिए, कल जब भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष बावन कुले ने घोषणा कर दी, मतलब जानकारी दी कि 5 दिसंबर को शाम को 5 बजे शपथ ग्रहण होना तय हुआ है, तो मुझे लग रहा है जो ये खबर एकनाथ शिंदे के पास गई तो उन्हें लगा कि अब 5 तारीख के पहले तो मुझे ठीक होकर ठाणे पहुंचना पड़ेगा, उससे ज्यादा मैं बीमार हो नहीं सकता। तो मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने एकनाथ शिंदे को कल ये घोषणा करके संदेश दे दिया है कि भाई 5 तारीख को शपथ ग्रहण होने वाला है, उसके पहले आप अपनी तबीयत ठीक कर लीजिए, दिल्ली आ जाइए और अपने विधायकों के साथ बैठक कर लीजिए। मुझे लग रहा है कि मुख्यमंत्री के नाम पे किसी भी तरह का पेच नहीं फंसा हुआ है। अजित पवार भी इस बात का जिक्र कल कर चुके हैं, और जो पहले से तय था कि मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का बनने वाला है, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा। और कौन बनेगा यह भी लगभग तय था। हालांकि विधायक दल की बैठक नहीं हुई, कोई नाम नहीं आ रहा था, तो ये लग रहा था कि क्या कोई नया सरप्राइज नाम बाहर आने वाला है क्या। देवेंद्र फडणवीस के नाम पर सहमति मुझे लग रहा है बन गई है, और देवेंद्र फडणवीस 5 तारीख को मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करेंगे। कल विधायक दल की शायद बैठक होने जा रही है, 3 तारीख को बैठक होगी विधायक दल की, और 5 तारीख को शपथ ग्रहण होगा। तो मुझे लगा 3 तारीख को जो विधायक दल की बैठक होगी, आज रात को या कल जो केंद्रीय पर्यवेक्षक भारतीय जनता पार्टी के कौन जाने वाले हैं, या भारतीय जनता पार्टी जारी कर देगी, वहां 3 तारीख को बैठक होगी। और मुझे लग रहा है 5 तारीख को देवेंद्र फडणवीस शपथ ग्रहण वहां पर करेंगे। देखिए, लग तो पिछले कई दिनों से हमें भी यही रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों ये बात आगे नहीं बढ़ पा रही है। इसलिए अब जब हम महाराष्ट्र पर चर्चा कर रहे हैं तो बहुत सारे हिस्सों में इसकी चर्चा हम करेंगे। पहले चंद्रशेखर बावनकुले क्या कह रहे हैं वो आपको सुना देते हैं। संजय शिरसाट भी जो है वो भी अपना रिएक्शन दे रहे हैं। एक बार पहले इनके नेताओं के बयान सुन लेते हैं, फिर थोड़ी सी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। महायुति सरकार का शपथ ग्रहण समारोह माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी के उपस्थिति में मुंबई के आजाद मैदान पर 5 दिसंबर 2024 को 5 बजे होगा। और जो महाराष्ट्र की जनता इस ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह का इंतजार कर रही थी, वो इंतजार अब खत्म हो गया। मैं महाराष्ट्र की जनता को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। कौन सा डिपार्टमेंट्स लेना है, कौन सा विभाग लेना है, ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब तय करेंगे। और हमारे जो 2.5 साल में की जो काम करने का तरीका है वो पीएम साहब मोदी साहब ने भी देखा है, अमित शाह साहब ने भी देखा है, और उनको सम्मानजनक की ही खाता प्रदान होगा। इसमें कोई भी आनाकानी नहीं होगी, ना कोई उनको विरोध करेगा। काम करने वाले व्यक्ति को अच्छा खाता ही दिया जाता है, इसलिए डिमांड करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन जो पता चल रहा था कि गृह मंत्रालय आप अपने पास, यानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अपने पास रखें, ये बात सामने आ रही। अब चाहते गृह मंत्रालय होने की जरूरत
होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। ऐसा डैशिंग अगर मुख्यमंत्री था तो उसके लिए गृह मंत्री कोई बड़ी बात नहीं है, और मुझे इसमें कोई अड़चन भी नहीं लगती। आखिर हम यूटी में हैं और हम यूटी के बहुत पुराने पार्टनर है, 25-30 साल के पार्टनर है, इसलिए आपस में कोई इसमें लिए झगड़ा बिगड़ा होने वाली बात होगी ही नहीं। तो बड़े खुले दिल से बीजेपी भी गृह मंत्रालय दिया जा सकता है। बिल्कुल दिया जाता है, बड़े भाई की भूमिका में है वो, और सगे भाई को संभालना उनका भी काम है। बड़ी क्लियर बात जो है हर्षवर्धन जी, संजय जी ने की है, लेकिन मैं पहले इस पहलू पर आऊं। मैं आपसे चर्चा करना चाहती हूं बीजेपी के पक्ष की। बीजेपी अगर वाकई में ये डिसाइड कर चुकी है कि देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री बनेंगे और ये 100% तय है, तो क्या बीजेपी कोई बड़ा रिस्क लेने जा रही है या कोई एक नया टेम्पलेट वो लाने जा रही है? एक वो रिस्क देखिए, मैं कुछ तस्वीरें इस वक्त दर्शकों के सामने रख रही हूं। वो रिस्क जो पहले उन्होंने शिवराज जी को रिप्लेस करके लिया मध्य प्रदेश में, फिर उन्होंने यही राजस्थान में किया, भजनलाल शर्मा को कमान सौंप दी, फिर यही उन्होंने छत्तीसगढ़ में भी किया, यही उन्होंने हरियाणा में भी किया, मनोहर लाल खट्टर को केंद्र में लेकर आ गए। क्या ऐसा भी कोई रिस्क ले सकती है बीजेपी महाराष्ट्र में? कतई ऐसा नहीं होने वाला है। और देवेंद्र फडणवीस 5 तारीख को शाम 5 बजे आजाद मैदान में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। बीच के 3 दिनों के जो र्यूमर मिल कह लीजिए, प्रेशर पॉलिटिक्स कह लीजिए, विद इन बीजेपी एंटी देवेंद्र फडणवीस खेमा कह लीजिए, उसको जो कुछ करना था वो कर लिया। अमित शाह बहुत स्पष्ट तौर पर अब इस बात को बता चुके हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देवेंद्र फडणवीस को ही मुख्यमंत्री चाहते हैं। अब इसमें कोई मतलब ये ओपन डिबेट अब नहीं रही है। क्यों नहीं रही है? अब एक तो ये कि जितना इस वक्त आप लोग कहानी कुर्सी की पर जो चेहरे देख रहे हैं, तो उसके लिए एक बात समझिए, अटल आडवाणी युग का आखिर था। 2003 के ये नेता हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं, रमन सिंह हो, शिवराज सिंह चौहान हो, वसुंधरा राजे हो, उस दौर के दूसरे नेताओं की अब हम चर्चा नहीं करें क्योंकि दूसरी भूमिकाओं में रहे, कुछ रहे नहीं और कुछ का अपना हो। इन लोगों को इसके बाद वहां से रिप्लेस करना ही था। ये बार बार बेवजह नरेंद्र मोदी के और अमित शाह के सिर पर फोड़ दिया जाता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी नेताओं के रिप्लेसमेंट का साइकिल एक वैचारिक अधिष्ठान के तहत तय करके रखती है। कोई भी 1.5-2 दशक से ज्यादा अगर कोई एक नेता रहेगा तो उसके बाद वो मुश्किल आने लगेगी। यहां तक कि आप अगर देखें तो जो पश्चिम बंगाल में थोड़ा सा अलग ये संदर्भ दिखता है, लेकिन चूंकि कम्युनिस्ट समझ नहीं पाए, वो थोड़ा देर हो गई उनको ये समझने में। ज्योति बसु बुद्धदेव भट्टाचार्य जो उसने पूरी तरह से उनको आउट कर दिया। आप एक तो वैचारिक है, दूसरा नेता है, तीसरा वो कैसे काम करता है। देवेंद्र फडणवीस नरेंद्र मोदी की खोज है। देवेंद्र फडणवीस कोई पहले के नेता नहीं, पहले नेता थे, पहले वो बड़ी कम उम्र में विधायक बन गए, मेयर बन गए, लेकिन मुख्यमंत्री उनको नरेंद्र मोदी ने बनाया और अभी फिर से 2024 में नरेंद्र मोदी के सामने वो शपथ लेने जा रहे हैं। जो भी भाजपा का महाराष्ट्र वाला जो प्रेशर ग्रुप था, उसने जो कुछ अमित शाह को कहने की, समझाने की कोशिश की थी, उसे पूरी तरह से गृहमंत्री ने खारिज कर दिया है। चूंकि नरेंद्र मोदी ने कहा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पूरी तरह से इस पर एक मत है कि देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री होने चाहिए। जहां तक शिंदे की बात है, उनको भ्रम हो गया था। 2-3 महाराष्ट्र के नेताओं से बात करते हुए भाजपा वाले, उनको भ्रम हो गया कि शायद इसका लाभ हमें मिलेगा। अब जो समीर जी ने कहा बड़ा रोचक कहा है, 5 तारीख तक का भी समय नहीं है, आज ही उनको निर्णय ले लेना है, वरना आज कल में वो निर्णय नहीं लेंगे तो उनके लिए मुश्किल बड़ी होने वाली। क्यों? क्योंकि अजीत पवार बोल रहे हैं देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री हो जाएंगे, भाजपा का मुख्यमंत्री होगा, 132 सीटों वाला मुख्यमंत्री होगा, मैं उप मुख्यमंत्री हूंगा। ठीक, अब एक नाथ शिंदे बताएं कि उनको भी रहना है या नहीं रहना है। तो प्रेशर पॉलिटिक्स वाला सारा खेल खत्म हो चुका है। अब सब कुछ बीजेपी के हाथ में है, इन कमांड है, और अगर ये सब नहीं होगा तो फिर इनको सोचना पड़ेगा। पुराने हैं, सब कुछ हैं, लेकिन भैया उद्धव जी को छोड़ के आप आए हैं। और कहा जाता है ना, मतलब हम लोग तो भाई मतलब दूसरे संदर्भों में कहें तो रावण मारा गया, राम ने मारा, लेकिन विभीषण तो विभीषण ही रहता है। अब ये बताएं विजय जी, अगर यही भारतीय जनता पार्टी की सोच है कि देवेंद्र फडणवीस को ही 100% उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाना है और इसके भी दाएं बाएं जो कुछ हो रहा है उसे मना लिया जाएगा, अगर वाकई ऐसा है तो वो जो जाति वाला फैक्टर है, जो कास्ट पॉलिटिक्स है,
क्या एक ब्राह्मण को फिर से मुख्यमंत्री पद की कमान सौंपने का मतलब, जो राहुल गांधी कास्ट नैरेटिव चला रहे थे, ओबीसी का चेहरा होना चाहिए, दलितों को रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, संविधान को बचाना चाहिए, बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए, बीजेपी इन तमाम तरीके के नैरेटिव्स को खारिज करती है। वो चाहे भजनलाल शर्मा को सीएम बनाना हो, चाहे देवेंद्र फडणवीस को बनाना है। भाई कहा तो ये महाराष्ट्र में जा रहा है ना कि ये बीजेपी को जीत आई है, तो ये देवेंद्र फडणवीस के नाम की जीत आई है, हिंदुत्व की जीत, हिंदुत्व की जीत आई है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जीत है, वहाँ सबसे बड़ी पार्टी है, वो तो साफ ही है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। और वहाँ जाति से ज़्यादा एक मराठा एक मूवमेंट को बात थी कि मराठा फेस, और मराठा फेस की भी प्रॉब्लम क्यों थी कि ये जो एकनाथ शिंदे साहब है वो मराठा फेस है, तो मराठा फेस को रिप्लेस करने के क्या कोई पॉलिटिकल रिपरकशंस होंगे, इस पर डिबेट हो रही थी, वो सब है। लेकिन इस पूरे प्रकरण में 23 तारीख को शायद रिजल्ट आए ना, 23 तारीख को, आज 1 तारीख हो गई, 8-10 दिन हो गए हैं, और 5 तारीख को 15 दिन हो जाएंगे। इससे ये साफ हुआ कि भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ स्मूथ नहीं था, और ये जो इमेज बनाई जाती है बस भारतीय जनता पार्टी में सेंट्रल लीडरशिप ने कह दिया वो चलेगा। ये विवाद केवल एकनाथ शिंदे का विवाद ही नहीं है, ये विवाद भारतीय जनता पार्टी के इंटरनल जो प्रॉब्लम्स हैं उसको भी बताता है। मसलन इंटरनल प्रॉब्लम क्या हो मतलब कि बहुत सारे लोग देवेंद्र फडणवीस को नहीं बनने देना चाहते थे, क्योंकि वो ब्राह्मण है इसलिए नहीं बनने देना चाहते, हाँ, या फिर वो बहुत डायनामिक है इसलिए नहीं बनना चाहते। नहीं, वो उसके और भी कारण होते हैं, बहुत सारे कारण होते हैं, वो कारण है, और उसमें उन्होंने एकनाथ शिंदे को यूज किया और एकनाथ शिंदे ने उन लोगों को यूज किया। इससे ये बड़ा टेंशन बना रहा 10-15 दिन। अब इस 10 दिन में 8 दिन में क्या रहा कि बारात की जगह तय है, बारात तय है, दादा दादी, नाना नानी, मौसा मौसी, बुआ फूफा सब तैयार है, केवल दूल्हा ही नहीं है। ये पहली बारात होगी जिसमें दूल्हे के अलावा सब कुछ तैयार है। हमारे यहाँ पर परंपरा में पहले दूल्हा तय होता है कि भाई शादी किससे करनी, उसके बाद बारात बनाते हैं। तो ये बिना दूल्हे की पूरी यहाँ तो कुंडली सब मैच करवा ली थी, फिर सब भी करवा ली थी, नहीं हो पा रही। अब जैसे बावनकुले साहब ने कहा, तो वो समीर जी के हिसाब वाला बिल्कुल ठीक है कि अब 5 तारीख का समय दे दिया कि तब तक तो शिंदे साहब को ठीक होना ही पड़ेगा। हालांकि संवैधानिक परंपराओं में तो शपथ ग्रहण समारोह राजभवन का कार्यक्रम होता है, राजभवन तय करके बताता है कि भाई ये कार्यक्रम इस दिन होगा, और अभी तो सरकार बनाने का न्योता भी नहीं दिया गया है, अभी तो वो इनवाइट भी नहीं आया। तो अभी बहुत सारी चीजें, और अभी जैसे सरसार साहब को भी सुन रहे थे तो एक साफ हो गई कि भाई अब वो भी चाहते हैं कि गृह मंत्रालय तो कोई अलग इशू है। इशू तो पहले था मुख्यमंत्री पद का, गृह मंत्री बनना नहीं बनना वो तो नंबर 2 पर आता है। जब अच्छा ये नहीं कर रहे तो ये कर दीजिए, वैसा है। तो अब कुछ संभावनाएं बनी है कि अब सरकार बन जाएगी। बहुत सारे लोग चला रहे हैं कि अभी तो उद्धव ठाकरे, शिंदे और दूसरे शरद पवार साहब मिलकर बना ले। मुझे उस संभावना की कोई वो नहीं लग रही गुंजाइश। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने की संभावना है, और शिंदे साहब को 5 तारीख तक का या 3 तारीख तक का टाइम दे दिया गया है कि जल्दी से कुछ जो एंटी नहीं, मतलब मैसेजिंग, समीर जी ये बताएं कि मैसेजिंग ये है, अभी जैसे विजय जी कह रहे थे, मैं उन्हीं के शब्दों को थोड़ा उधार लेते हुए बात आगे बढ़ाती हूँ कि दूल्हा ही बस तय नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वेन्यू तय हो गया है, तारीख तय हो गई है, पर कुर्सी पर बैठेगा कौन, शपथ लेगा कौन, यही अनाउंस नहीं हो पा रहा है। तो यानी शादी में तो नाराज फूफा ही होते हैं ना, फूफा जी नाराज हैं। देखिए, किसकी बारात जा रही है, दूल्हा कौन बनेगा, ये दूल्हा को पता था कि दूल्हा कौन बनने वाला है, और जितने बाराती हो सबने दूल्हे को पहले ही बधाई दे दी है, और संदेश भी चला गया है कि आप सफारी सिलवा लो, दूल्हा आप ही बनने वाले हो। ठीक है, अब नाम की घोषणा भारतीय जनता पार्टी के एक सिस्टम है कि विधायक दल की बैठक होगी, विधायक दल की बैठक में नाम चुना जाएगा, और महाराष्ट्र की जो राजनीतिक परिस्थिति है वो मतलब मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ या राजस्थान जैसी परिस्थितियां नहीं है। वहाँ एकनाथ शिंदे जैसे दबंग लीडर है, अजित पवार जैसा बहुत धूर्त और शूड पॉलिटिशियन है वहाँ पर, शरद पवार जैसे अपने आप को चाणक्य जो मानते रहते कि पूरी चाणक्य नीति कहा गया लेकिन कभी वो चाणक्य रहे नहीं, उनकी राजनीति कहाँ चली गई, उद्धव ठाकरे, कांग्रेस और बहुत तमाम तरह की चीजें महाराष्ट्र की राजनीति में। अब ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी को ऐसा नेता जरूर चुनना पड़ेगा जो एकनाथ शिंदे और अजित पवार को एक दायरे में रखे। एकनाथ शिंदे और अजित पवार किसी बंधन में बंधने वाले नेता नहीं रहे, भले ही वो किसी भी सरकार में मंत्री रहे हो या उप मुख्यमंत्री रहे हो, उन्होंने हमेशा अपनी सत्ता को अपनी क्षमताओं से ज्यादा इस्तेमाल किया सरकार के अंदर, और हमेशा जिस सरकार में रहे मुख्यमंत्री पर दबाव बनाने की कोशिश की है। एकमात्र देवेंद्र फडणवीस के समय वो दब के रहे जब देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री रहे, और देवेंद्र फडणवीस जानते हैं कि एकनाथ शिंदे को कहां डील देना है और कहां उनके पेच कसना है, अजित पवार को कितना स्पेस देना है। और आज महाराष्ट्र की आप मतलब ये कह रहे हैं कि इन तीनों नेता यानी कि अजित पवार, देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे, इन तीनों में भी
सुप्रीमेसी पहले भी देवेंद्र फडणवीस की ज्यादा थी और आज भी उनकी ज्यादा है। बिल्कुल, देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री रहा है तब उनके अंडर ये काम कर इसमें चुके देवेंद्र फडणवीस का इशू ही नहीं है ना, पार्टी का इशू है, पार्टी सेंट्रल लीडरशिप का इशू है। आप देवेंद्र फडणवीस पर मत डालिए। देवेंद्र फडणवीस तो वह जो छाछ से भी जल गए थे पिछली बार, कि बैठे हुए थे शपथ ग्रहण के लिए और एकनाथ शिंदे जी का नाम तय कर दिया। होम मिनिस्टर अमित शाह साहब ने उनको फोन करके कहा कि आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनिए, वो चीफ मिनिस्टर बनेंगे। तो वो तो दूध के नहीं छाछ से भी जले हुए हैं, तो वो तो बहुत बड़ी चिंता कर रहे हैं। हमें अपनों ने मारा, गैरों में कहाँ दम था। इसमें एक बात समझिए, भारतीय जनता पार्टी ने देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे को एक समझ लिया। उन्होंने शिंदे साहब को भी टेकन फॉर ग्रांटेड लिया। हम पहले भी कह रहे थे कि एकनाथ शिंदे देवेंद्र फडणवीस में फर्क यह है कि फडणवीस साहब पार्टी के अनुशासित सिपाही हैं, वो पार्टी के डेकोरम, पार्टी के डिसिप्लिन से चलने वाले। लेकिन एकनाथ शिंदे की अपनी सेना है, वो सेना के कमांडर है। अब शिंदे और फडणवीस को एक तरह से डील करेंगे तो वो नहीं चलेगा, उससे ये ज़्यादा कन्फ्यूजन हुआ। यदि इसको इस तरह से नहीं लिया जाता और ये समझना कि आप ही तय कर देंगे सब कुछ, वो पॉलिटिक्स में नहीं चलता है। इसका उदाहरण ये है, मतलब हो ही जाएगा सॉर्ट आउट, कोई ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। वैसे भी पिछली बार भी महाराष्ट्र में बहुत दिनों बाद सरकार बनी थी, उस समय भी बड़ा झगड़ा चलता। इसी बात से समीर जी, दो बातें हैं। कास्ट के ऊपर काबिलियत चलेगी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और दूसरी बात यह है कि अब फूफा जी चाहे जितने नाराज हो उनको मानना ही पड़ेगा, अब मनाया नहीं जाएगा। क्या ऐसा भी है? फूफा जी से तो शादियां टलती नहीं है ना, फूफा जी की नाराजगी से। अब एकनाथ शिंदे के पास क्या विकल्प है? क्या एकनाथ शिंदे इस स्थिति में है कि वो सत्ता से बाहर रहकर सरकार को डिस्टर्ब कर सके या बीजेपी की सरकार न बनने दे? क्या वो इस स्थिति में है कि वो वापस मातोश्री चले जाए, उद्धव ठाकरे के पास, शरद पवार से वो बात कर ले, कांग्रेस में सोनिया गांधी के 10 जनपद चले जाए और फिर मुख्यमंत्री बन जाए? ये भी संभव नहीं है। सबसे बड़ा दल भारतीय जनता पार्टी, 132 विधायक भारतीय जनता पार्टी के पास है, 7 छोटे दलों और निर्दलीय ने मिलाकर भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे दिया है। आज भारतीय जनता पार्टी के पास 138 एमएलए की स्ट्रेंथ है। भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 7 से 8 एमएलए चाहिए। और अजित पवार तो खुलकर भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कर चुके हैं। अजित पवार खुलकर देवेंद्र फडणवीस को सपोर्ट कर रहे हैं। तो अजित पवार के 41 एमएलए और भारतीय जनता पार्टी के 132 और 6 138 एमएलए बहुत कंफर्टेबली सरकार बना रहे हैं। अब एकनाथ शिंदे के पास ये स्थिति नहीं है कि वो नाराज होकर बैठे और भारतीय जनता पार्टी को इंतजार करना पड़े कि बहुमत कैसे हम प्रूव करेंगे, अगर हमने सरकार बना ली तो फ्लोर टेस्ट पे हमारा कौन समर्थन देगा। एकनाथ शिंदे भारतीय जनता पार्टी की ताकत को भी अब जानते हैं और जिस तरीके से एकनाथ शिंदे ने देखा है कि महाराष्ट्र की राजनीति के अंदर उद्धव ठाकरे ने साथ में चुनाव लड़ने के बाद 2019 में देवेंद्र को मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया, भारतीय जनता पार्टी को मुख्य नहीं बनने दिया, तो 5 साल में उद्धव ठाकरे का क्या महाराष्ट्र की राजनीति में हुआ है। अगर आप भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में एकनाथ शिंदे चुनाव लड़ते हैं, भारतीय जनता पार्टी 132 सीटें आती है, उसके बाद अगर आप ये सोचते हो कि मैं खेल बिगाड़ दूंगा अगर मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा या मेरे पसंद के विभाग नहीं मिलेंगे, तो एकनाथ शिंदे जानते हैं कि उनका भविष्य क्या हो सकता है। देखिए, गृह मंत्री की वो बात कर रहे हैं, 5 साल की लड़ाई नहीं है ना, उसके बाद भी 5 साल के बाद आपको मैदान में जाना होगा, तब जनता फिर आपसे पूछेगी क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा क्या। लेकिन फिर समस्या क्या है? कास्ट इक्वेशन को अगर बीजेपी नहीं देख रही, अगर काबिलियत को भी 100 आउट ऑफ 100 दे रही है, विद इन बीजेपी, महाराष्ट्र बीजेपी भी देवेंद्र फडणवीस पहली पसंद बने हुए हैं, तो फिर अब अनाउंसमेंट क्यों नहीं कर देते? नहीं, मुझे लगता है, देखिए, ये तो जैसे एक बात से मैं सहमत नहीं होता कि दूल्हा तय नहीं है। दूल्हा जनतंत्र में, लोकतंत्र में कोई ना कोई तय ही रहता है, पार्टी होती है। अच्छा, नहीं, पार्टी तय नहीं होती, दूल्हा ही तय करती है। जनता तय करती है किसे दूल्हा बना। सत्ता का वर्ण करने के लिहाज से अगर देखें तो सत्ता में पार्टी जाती है, व्यक्ति नहीं जाता है। व्यक्ति तो उसके बाद पार्टी नॉमिनेट करती है, तय करती है कि फलाना व्यक्ति होंगे, वो पार्टी की इंटरनल प्रॉब्लम होगी। तो दूल्हा तो जनता ने तय कर दिया, 132 सीटें देकर भारतीय जनता पार्टी ही जो सत्ता का संग्राम है उसमें दूल्हा बनेगी, नंबर 1। नंबर 2 ये देखिए, फिर मैं कह रहा हूं बीजेपी के भीतर की ही प्रॉब्लम है। विजय जी कह रहे हैं कि शिंदे जी की ही नहीं, बीजेपी की भी प्रॉब्लम। मैं कह रहा हूं बीजेपी के भीतर की ही प्रॉब्लम है। शिंदे की इतनी न हैसियत थी, न है, न होगी। और आप सोचिए, गुवाहाटी से शिंदे जी का क्या बयान आया था, अपने विधायकों को समझा रहे थे कि हमारे पीछे जो महाशक्ति है ना, उसको ध्यान करो। जिस महाशक्ति का एक तरह से प्रभाव बनाकर वो अपने विधायकों को उद्धव जी से तोड़ रहे थे, उस महाशक्ति के बारे में अनुमान बहुत अच्छे से है। दूसरा, अमित शाह और नरेंद्र मोदी को लेकर कई तरह के भ्रम होते हैं कि सरप्राइज वैल्यू, उनकी सरप्राइज वैल्यू होती क्यों है? वो सरप्राइज देते ही इसीलिए हैं कि उससे पार्टी का मोमेंटम क्रिएट हो, पार्टी के पक्ष में हो। कभी भी इनके निर्णय पार्टी के खिलाफ नहीं जाते।
जब आप कहते हैं कि शिवराज सिंह चौहान, आज शिवराज सिंह चौहान नरेंद्र मोदी के बाद वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट मिनिस्टर हैं सेंट्रल मिनिस्ट्री में। वसुंधरा राजे ने उस तरह से अपने आप को तैयार नहीं किया, और वसुंधरा कोई ऐसा नहीं कि सिर्फ मोदी शाह से, वो पहले भी ऐसे ही नाराज होती रही और शिवराज जी तब भी नहीं नाराज होते रहे थे। तो दोनों का फर्क है। और देवेंद्र फडणवीस जहां खड़े हैं वहां वो पार्टी के लिए एक ऐसा एसेट है जो अगले 10 साल 20 साल की राजनीति के लिहाज से देखे जा रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, मुख्यमंत्री बनना उनका तय है, उसमें कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन नरेंद्र मोदी को और संघ को अगले 20 साल की राजनीति देखनी है। उसके लिहाज से महाराष्ट्र का समीकरण नहीं बिगड़ना चाहिए। और संघ कभी भी, वो जब कहता है कि हिंदू को हम एक करने का संगठन कर, जाति के आधार पर निर्णय लेता नहीं। बीजेपी पे जरूर पिछले कुछ समय में दबाव बना और वो बताने लगे कि फलाना ढमाका, क्योंकि उनके ऊपर दबाव बनने लगा ना कि भाई कौन कौन है। मुझे नहीं लगता कि जाति वाला कोई मसला है। ये जो दबाव वाली पे मैं थोड़ा सा और आपसे इलैबोरेट करवाना चाह रही हूँ कि ये जो जाति वाला मसला है, आप ये कह रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस को सीएम की कुर्सी पर बैठाकर वो ये विपक्ष को भी एक मैसेज दे देगी कि आप अपना कोई भी नैरेटिव फैलाते रहिए, हम काबिलियत के आधार पर अपना सीएम चुनेंगे, जो हमें ठीक लगता है हम वो करेंगे। बिल्कुल, इसमें कोई भ्रम नहीं है। और उनकी कथनी करनी में फर्क नहीं है ना। जब नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बनते हैं तो वो तो सैनी समाज से आते हैं, ओबीसी कहेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन सैनी कितने हैं हरियाणा में? या खट्टर जी थे तो वो कितने हैं हरियाणा में? और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी, संघ और नरेंद्र मोदी की राजनीति है नॉन डोमिनेंट कास्ट। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि उनको नहीं देंगे, लेकिन वो अपनी जाति की राजनीति करें विद इन बीजेपी, ये बीजेपी पसंद नहीं करती है। संघ को भी ये ठीक नहीं लगता कि जाति 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 चिल्लाया जाए, और इतनी चर्चा होती भी नहीं है। संघ तो बहुत स्पष्ट है कि जाति के आधार पर हम ये निर्णय नहीं लेते हैं। पहले भी उन्होंने दिखाया, वरना कल्याण सिंह हुआ भारतीय शिवराज सिंह चौहान जैसे बड़े नेता कैसे होते, वरना घाची तेली समाज से आने वाले नरेंद्र मोदी कैसे देश के सबसे बड़ा नेता होते, पूरा संघ उनके पीछे खड़ा रहता है। तो मुझे लगता है संघ के और भाजपा के और नरेंद्र मोदी के देखने का जो तरीका है वो राहुल गांधी से अलग है। पहले तो हम ये बात करें, राहुल गांधी को जाति जाति चिल्लाना है अभी, क्योंकि उनके हाथ कुछ है नहीं, उनको लगता है इसी सत्ता हाथ आएगी। जी देखिए, विदर्भ का चुनाव परिणाम देख लीजिए। विदर्भ की अगर 62% देखेंगे, विदर्भ में तो सबसे ज्यादा ओबीसी आते हैं। हाँ। नाना पटोले कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, पूरे ओबीसी समाज के अंदर संदेश देने की कोशिश की कि ओबीसी मुख्यमंत्री बनेगा। नाना पटोले अगर यहां से 11 सीटें जीतकर जाते हैं, उसके बाद क्या इशू हुआ, पूरे विदर्भ के अंदर देवेंद्र का नाम चल रहा था कि देवेंद्र अगर बीजेपी की आएगी तो देवेंद्र मुख्यमंत्री बनेंगे ब्राह्मण। ये संदेश देने की कोशिश ओबीसी में दी गई थी नाना पटोले की तरफ से। क्या हुआ, नाना पटोले सिर्फ 150 वोटों से जीत रहे हैं वहां पर, और भारतीय जनता पार्टी ने क्या वहां पर सुपड़ा साफ करा विदर्भ के अंदर। तो ओबीसी ने भी देवेंद्र फडणवीस को देखकर वहां वोटिंग की। इस इलेक्शन ने ये तो बता ही दिया कि वोट हिंदुत्व के नाम पर पड़ा है। इसमें ये जो जाति की दीवारें हैं एक बार फिर से वो टूटी हैं। ये लोकसभा वाला इलेक्शन नहीं था,